डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री मोदी की नजरें झुकी हुई थी, हाथ कांप रहे थे, सोफे के अंदर ऐसे दुबक के बैठे हुए थे और कागज पढ़ के कह रहे थे एक्सीलेंसी 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 एक्सीलेंसी। जो इंटरप्रेट कर रहा था, जो अनुवाद कर रहा था, उसको भी शर्म आ गई। उसने एक्सीलेंसी का अनुवाद नहीं किया, उसने मिस्टर प्रेसिडेंट, जो कि कहा जाता है। ये एक्सीलेंसी कौन होता है साहब? ऐसा लग रहा था कि एक कंपनी का एजेंट अपने मालिक से बात कर। बहुत शर्म आई, बहुत दुख हुआ, बहुत गुस्सा आया। हमने देखा नरसिम्हा राव जी को, हमने देखा अटल बिहारी वाजपेयी जी को, हमने देखा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। हमने किसी को ऐसे झुकते हुआ नहीं देखा। नमस्कार साथियों, इस हफ्ते हम सब ने, आप सब ने, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने एक बहुत शर्मनाक मंजर देखा। सर झुक गया। कम से कम भारत के लिए जिनका दिल धड़कता है उनका सर जरूर झुका। डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री मोदी की नजरें झुकी हुई थी, हाथ कांप रहे थे, सोफे के अंदर ऐसे दुबक के बैठे हुए थे और कागज पढ़ के कह रहे थे एक्सीलेंसी 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 एक्सीलेंसी। जो इंटरप्रेट कर रहा था, जो अनुवाद कर रहा था, उसको भी शर्म आ गई। उसने एक्सीलेंसी का अनुवाद नहीं किया, उसने मिस्टर प्रेसिडेंट बोला, जो कि कहा जाता है। ये एक्सीलेंसी कौन होता है साहब? खैर, लग ही नहीं रहा था कि 150 करोड़ नागरिकों का प्रतिनिधि बात कर रहा हो किसी राष्ट्राध्यक्ष से। ऐसा लग रहा था कि एक कंपनी का एजेंट अपने मालिक से बात कर रहा था। बहुत शर्म आई, बहुत दुख हुआ, बहुत गुस्सा आया। ये एक आजाद देश है। हमने देखा इंदिरा जी को, हमने देखा राजीव जी को, हमने देखा नरसिम्हा राव जी को, हमने देखा अटल बिहारी वाजपेयी जी को, हमने देखा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। हमने किसी को ऐसे झुकते हुआ नहीं देखा, ऐसे सरेंडर करते हुए नहीं देखा, ऐसा कॉम्प्रोमाइज करते हुए नहीं देखा। तो जो इस हफ्ते हमने ये नजारा देखा, मुझे नहीं लगता हम आसानी से भूल पाएंगे। हमारे 3 निहत्थे नागरिकों को, सेलर्स को, सरेआम अमेरिका ने उनका कत्ल किया। Our 3 innocent sailors were murdered by America. Just a few days ago, not in the past, few days ago. डोनाल्ड ट्रंप ने खेद तक व्यक्त नहीं किया। प्रेसिडेंट ट्रंप डिड नॉट रिग्रेट, फॉरगेट अपोलोजाइजिंग, रिग्रेट नहीं किया, खेद व्यक्त नहीं किया। क्यों करेंगे साहब? एजेंट तो दुबक के बैठा हुआ है। एजेंट की पीठ थपथपा दो, तारीफ कर दो, फूल के कुप्पा हो जाएगा और कुछ नहीं बचा। तो अरे साहब, आपकी त्वचा कितनी अच्छी है, ये आपकी गोरी चमड़ी का राज क्या है? उसी में खुश हो गया एजेंट हमारा। वीको वज्रदंती आयुर्वेदिक क्रीम या जो भी लगाते हैं, हमें नहीं मालूम। अरे क्या मजाक है भाई? 3 नागरिक हमारे मारे गए, आप अपनी तारीफ सुनकर वापस आ गए। सुना कल आ गए हैं वापस। अब मार्को रूबियो ने तो जयशंकर जी को डांट भी लगा दी कि भाई कायदे में रहिए। डांट खाकर जयशंकर जी इठलाते हुए वापस आते हैं, मोदी साहब अपनी त्वचा की तारीफ सुनकर वापस आ जाते हैं। अरे आपकी त्वचा की तारीफ सुनने गए थे क्या आप वहां? What kind of vanity is this? Why do you need endorsement? Why do you need approval from Donald Trump? यकीन नहीं होता कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जो सरकार है, वो इतनी बेआबरू होकर वापस आ जाए। यकीन नहीं होता, बुरा भी लगता है। और कातिलों के साथ खी करके हंस रहे हैं आप, अनाप शनाप बोल रहे हैं, पर्चियां देख देख कर बोल रहे हैं। पर्ची पीएम हो,
पर्ची पीएम तो सीएम तो हैं हमारे राजस्थान के, हरियाणा के। अब ये पर्ची पीएम भी आ गए जिनको एक्सीलेंसी बोलने में भी पर्ची देखनी पड़ रही है। अपने नागरिकों की हत्या की निंदा करने के लिए भी पर्ची में कुछ लिख देते तो शायद वहां से खेद की कुछ आवाज आती। खेद छोड़िए, डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा और प्रधानमंत्री वहां बैठे थे कि ये सब तो होता रहता है, ये बड़ा खतरनाक पेशा है नाविकों का, सेलर्स का। ये सुनकर आ गए और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक मोदी प्रधानमंत्री हैं भारत के, भारत पे कोई युद्ध होता है, आक्रमण होता है तो अमेरिका उसका साथ निभाएगा। प्रधानमंत्री चुप। कोई और होता प्रधानमंत्री, किस पार्टी का होता छोड़ दीजिए, कोई और प्रधानमंत्री होता तो वो डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के बोलता, साहब प्रधानमंत्री कोई भी हो, देश सर्वोपरि होता है। और नंबर 2, भारत अपनी रक्षा करने में सक्षम है। ये बोलने तक की हिम्मत नरेंद्र मोदी नहीं जुटा पाए क्योंकि त्वचा की तारीफ हो गई थी। ग्लोइंग स्किन, ही इज हैप्पी। उनकी त्वचा की तारीफ हो गई तो अपमान भी सहकर आ गए। अपमान देश का हुआ, आपका नहीं हुआ। एक धीर गंभीर मनमोहन सिंह जी थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जब अमेरिका को आंख दिखानी होती थी आंख दिखाते थे। यहीं बगल में, पास ही में यूएस एम्बेसी है। देवयानी खोब्रागाड़े जी का एपिसोड हुआ था, हमारे डिप्लोमेट को उन्होंने अपमानित किया था अमेरिका ने। 24 घंटे नहीं गुजरे, अमेरिकन एम्बेसी के बाहर पुलिस कम कर दी गई, बैरियर्स, बैरिकेडिंग हटा दी गई। एक डिप्लोमेसी में एक तरीका होता है मैसेज देने का, दे दिया गया। पूरा विश्व हैरान हो गया कि भारत ने लाल आंख अमेरिका को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में दिखाई। इस परंपरा के वारिस हैं हम। इंदिरा जी के बारे में तो हर बार हम आपको बताते ही हैं। मनमोहन सिंह जी ने जब अमेरिका कुछ गलत काम करता था, कहीं युद्ध छेड़ देता था, तो निंदा करने में भी देर नहीं लगाई। अरे आप चलिए, निंदा नहीं कर पा रहे हो, आप जवाब तो दे देते। आप ये तो कह देते थे कि साहब ये हमारे सेलर्स को मार दिया। और एक माफी चाहता हूं, आप में से कुछ लोग शायद यहां नहीं हो, वो वाले तो अच्छा रहेगा। कुछ उनका बड़ा एक सहयोगी मीडिया है, भोंपू मीडिया है, फोटोज डालता है डोनाल्ड ट्रंप की मोदी के साथ। मोदी यूं करके बैठे हैं उस फोटो में, यूं, और नीचे स्पेकुलेशन हो रही है, देखो सेलर्स की बात उठा दी। अब हमें नहीं मालूम कि मोदी जी वहां क्या कह रहे थे कि मैं चाय में 1 चम्मच चीनी लेता हूं, ये भी बोल रहे हो तो कोई मालूम नहीं हमें। यूं कर दिया तो देखो साहब सेलर्स की बात कर दी, और ये फोटो पूरे देश में वायरल करा दी। यूं मोदी जी यूं बैठे हैं, ट्रंप यूं बैठे हैं, इसी में खुश हमारा गोदी मीडिया। अरे शर्म करो। अगर वो आवाज उठाई होती, अगर यूं करके बोला होता कि 3 सेलर्स हमारे क्यों मार दिए, तो कहीं तो खेद व्यक्त होता। तो डोनाल्ड ट्रंप ये तो नहीं कहते कि ये सब तो चलता रहता है, हमेशा होता रहता है, बहुत खतरनाक पेशा है। कुछ तो शर्म करो साहब, देश का मामला है। भारत सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट। यहां तो पीआर फर्स्ट चल रहा है, यहां नेशन फर्स्ट नहीं चल रहा है। हमारे कुछ मीडिया के साथियों के लिए भी और सरकार के लिए भी और नरेंद्र मोदी जी के लिए खास तौर पे पीआर फर्स्ट, नॉट नेशन फर्स्ट। क्या हुआ है कि पूरी दुनिया को एक चीज पता चल गई, और बहुत जल्दी पता चल गई इस इनके कार्यकाल में, 2014 के बाद से। 14 में ही पता चल गई, 15 में तो पूरी तरह पता चल गई कि साहब एक चीज इनको सबसे ज्यादा पसंद है, तारीफ कर दो, पंप कर दो, हवा भर दो, कोई नए फर्जी मेडल इनके गले में डाल दो और कहो साहब मोदी जी बहुत बढ़िया है, खुश। फिर आप कुछ भी करवा दो। अब पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष क्यों कहते हैं कि साहब हमें मोदी बहुत पसंद है? जाहिर सी बात है, अगला सर नीचे करके बैठ जाए, जो आप कहो वो कर ले, जैसी डील आप कहो उसमें साइन कर ले, तो पसंद तो आएंगे ही। तो इसमें क्या बड़ी बात है? 200 साल लगे हमें, 200 ईयर्स अंग्रेजों को बाहर भगाने में। 12 साल में ये गुलामी फिर से आ गई। 12 साल भी नहीं लगे,
12 साल में यह हालत है कि सर्टिफिकेट ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। वो कह रहे हैं मोदी बहुत अच्छा है, मोदी साहब खुश। देश, मोदी के दोस्त देश के दुश्मन कैसे हो सकते हैं, हम ये बार बार पूछना चाहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं तो फिर याद दिला दें आपको, FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को लाने वाली सरकार थी यूपीए, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जिसने पाकिस्तान पर एक बड़ा तमगा लगा दिया था कि ये सस्पिशियस है, FATF की ग्रे लिस्ट में लाए थे। आज वही पाकिस्तान पूरे विश्व का सरपंच बन के बैठा है साहब। इस्लामाबाद रेजोल्यूशन हो रही है, MOU इस्लामाबाद के नाम से हो रहा है। शर्म आती है हमें, शर्म आती है हमें। हम अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं और मुनीर को वो लंच पे बुलाते हैं 2-2, 3-3 बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ये हुआ है, आपके सामने हुआ है, और कहते हैं माय फेवरेट फील्ड मार्शल। पाकिस्तान को FATF की लिस्ट में लाने वाला कौन? कांग्रेस पार्टी। पाकिस्तान किसकी नजरों के सामने, नाक के नीचे विश्व का सरपंच बन रहा है? नरेंद्र मोदी। यह तुलना आपके सामने। और फिर भी साहब त्वचा अच्छी है, इसमें कोई शक की बात नहीं। स्किन अच्छी है, ग्लोइंग स्किन, चमकती दमकती त्वचा। खुश हो जाइए, आपके प्रधानमंत्री की त्वचा अच्छी है, इससे अच्छा और क्या मिल सकता है आपको? पीड़ा होती है। इंडो पैसिफिक कमांड 2018 में अमेरिका ने इसका नाम कर दिया। बड़ी तारीफ हुई, आप सब बड़े झूम उठे, हम भी खुश हुए, चलो ये इंडिया का नाम आ गया। अब क्या हुआ? अब यह हुआ कि उसका नाम फिर से बदल दिया गया, पैसिफिक कमांड। मैं आपको एक बड़ा रोचक बात आपको बताना चाहता हूं। जब ये मोदी साहब और ट्रंप साहब बैठे थे, आप लोग ये वाली फोटोएं डाल रहे थे, तब 3 चीजें हुई। एक, ये जो मैंने अभी आपको बताया, पैसिफिक कमांड, इंडो पैसिफिक कमांड से हटाकर फिर से US पैकॉम, US पैसिफिक कमांड कर दिया गया, इंडिया का नाम हटा दिया गया। नंबर 1, ये उसी दिन हुआ। नंबर 2, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है, उस नक्शे में वो पाकिस्तान का दिखा दिया गया, हमारा नहीं दिखाया। ये भी उसी दिन हुआ। और तीसरी चीज जो उसी दिन हुई, जब वो उंगली यूं कर रहे थे, वो यूं करनी चाहिए थी। 3 चीजें हुई थी उस दिन। स्टेट डिपार्टमेंट ने, US स्टेट डिपार्टमेंट ने जुलाई 2026 का एक वीजा बुलेटिन, जिसमें EB2 और EB5 जो इंडियंस के लिए अनअवेलेबल कर दिया आने वाले साल के लिए। हिंदुस्तानियों को इस कैटेगरी से बाहर कर दिया, इस कैटेगरी में वीजा नहीं मिलेगा। ये तीनों चीजें उसी दिन हुई जब प्रधानमंत्री की चमकती दमकती त्वचा की तारीफ हो रही थी। ये सब उसी दिन हुआ। और इसका एक इतिहास भी थोड़ा सा आपको बता दें। जो टैरिफ डील हुई, टैरिफ डील क्यों हुई, जल्दबाजी में क्यों हम मान गए, हमारे नरेंद्र मोदी जी क्यों मान गए? क्योंकि पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने प्रेशर इन पर बहुत बना दिया, सवाल ऐसे दाग दिए कि जवाब देते नहीं बन रहा था। अब हेडलाइन कैसे बदलें? हेडलाइन बदलते वक्त यह नहीं सोचा कि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट तो जजमेंट देने वाला है, 20 दिन 15 दिन रुक जाते, सुप्रीम कोर्ट से तो ये ट्रेड डील टैरिफ के खिलाफ आ ही गया था सब कुछ। नहीं, हमारे वक्त 3% टैरिफ था, मोदी जी के रहते हुए 50% हुआ, फिर ये डील साइन हुई तो 18% पे आ गया। गोदी मीडिया झूम उठा, सब झूम उठे। 3% किसी को याद नहीं रहा, बोले देखो साहब 50 से 18 आ गया। अरे साहब पहले 3% था, ये भूल गए आप? ये हेडलाइन मैनेजमेंट चलता है यहां, और हम और आप साथ भी दे देते हैं कई बार। जो चीज 3% थी वो अब 18% पे है, वाया 50%। और 100 बिलियन का सामान पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स हमें अमेरिका से खरीदना है। ये डील का हिस्सा है। हमने कोई विरोध नहीं किया, हम चुपचाप आ गए। वीको वज्रदंती आयुर्वेदिक क्रीम, अरे हमने विरोध क्यों नहीं किया? ये पैसा कहां से लाएंगे हम? और क्या रेसिप्रोकल हमने अरेंजमेंट की कि अमेरिका भी हमसे कुछ खरीदेगा?
क्या होगा हमारे एमएसएमई सेक्टर का, क्या होगा हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, क्या होगा हमारे किसानों का, क्या होगा हमारे एग्रीकल्चर का, क्या होगा हमारे ट्रेडर्स का। $100 बिलियन का आप सामान खरीद लेंगे, क्या खरीदेंगे? आपका टोटल इंपोर्ट बिल क्या है? कहां से लाएंगे ये पैसा? लेकिन कर दी, तुरंत कर दिया। अब जब आप साथ में बैठे थे मोदी साहब, न तो आपने ये 3 सेलर्स का मुद्दा उठाया, यूं करके यूं करके यूं करके यूं करके नहीं उठाया, न आपने इस वन साइडेड लॉप साइडेड डील के बारे में कुछ बात की, और ना ही आपने ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर का मुद्दा उठाया। 120 बार, हमारे जयराम रमेश जी ने पूरा काउंट रखा हुआ है इसका, 120 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने धमकाकर सीज फायर करवाया है भारत का पाकिस्तान के साथ, भारत को धमकाया। मोदी जी चुप। आप मुझे बताइए, ये मौका था, उसके बाद पहली ऐसी मीटिंग थी जिसमें अगल बगल में बैठे, पहले तो एक बार उनको बुलावा नहीं आया मोदी जी को, तो चले गए जगन्नाथपुरी जी, वहां जाकर झूठ बोलते हैं कि साहब मुझे जगन्नाथपुरी जी आना था इसलिए मैंने ट्रंप को मना कर दिया। अरे साहब आपको बुलाया किसने था? पहली बार आप गए, साथ में बैठे, अपमानित होकर आ गए। वहीं सरेआम G7 की बैठक में डोनाल्ड ट्रंप एक बार और अपमानित करते हैं, बोले G2 आ रहा है, अब चाइना और रशिया, ये हमारे सामने हो रहा है, मोदी जी के सामने हो रहा है। G2 की बात डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी की प्रेजेंस में कही है। ब्रिक्स फेड हो रहा है, ये मोदी जी की प्रेजेंस में बोला जा रहा है। सरेआम अपमान हो रहा है। हम मोदी जी से ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी, इंदिरा जी से तो आप नहीं सीखना चाहते, कोई ईगो है आपका। वो कौन सी गोली थी वो, मेलोनी जी से ही सीख लेते। कल क्या किया मेलोनी जी ने? सरेआम जवाब दिया। कहते हो आप लोग कि महिलाएं कमजोर होती हैं, देख लिया आपने? इंदिरा जी को देखा, हमारी सोनिया जी को देखा, हमारी प्रियंका जी को आप देख रहे हैं। देखिए यहां मोदी जी सीखिए। 2 टूक जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप को मेलोनी जी ने, सीख लेते उनसे। आप तो बड़ा उनको टॉफियां देते रहते हो, उसके एवज में कुछ शिक्षा भी ले लेते कि ऐसे आंख में आंख डाल के जवाब दिया जाता है कि हमारे 3 सेलर्स का अकाउंट दो, उनसे माफी मांगो, उनके परिवारों से, भारत से माफी मांगो। ऐसे आंख दिखा के कहना पड़ता है कि ये जो आपने सीज फायर का झूठ बोला है कि हमें धमकाकर आपने सीज फायर कराया, उसके लिए माफी मांगो। ऐसे बोला जाता है। आप अपने देश की महिलाओं से नहीं सीख सकते मोदी जी, यूरोप की महिला से सीख लीजिए जिनको आप मेलोडी देते हैं। बहुत अच्छा लगा देखकर कि किसी ने कल आंख उठाकर, सर उठाकर बोला। तो अफसोस है कि वो हमारे देश के नहीं है। एक बचपन में हम कुछ बोलते थे, ज्यादा बोलते थे, तो हमें चुप कराने के लिए माता पिता आइसक्रीम दे देते थे, लॉलीपॉप दे देते थे। मोदी जी को चुप कराने के लिए तारीफ। ही इज द बेस्ट लीडर, मोदी जी खुश। ही इज गॉट अ वेरी गुड स्किन, मोदी जी खुश। आई लव मोदी, ही इज माई फ्रेंड, मोदी जी खुश। और देश के साथ क्या हो रहा है मैं आपको लगातार आंकड़ों के साथ बता रहा हूं। अब एआई का समिट हुआ, बड़ा समिट था। जो व्हाइट हाउस का एडवाइजर है एआई के, श्रीराम कृष्णन, उनका टिप्पणी आती है कि इंडियंस और इंडियन कंपनीज को अमेरिकन एआई स्टैक इस्तेमाल करना चाहिए। कि डेटा सेंटर आप बनाओ, एक डेटा सेंटर में बहुत पानी की खपत होती है, मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर। तो पानी आपका खपत हो, मजदूरी आप करो, गुलामी आप करो, सेवा हमारी करो। एआई स्टैक हमारा यूज करो। हमारे यहां से एक शब्द नहीं निकला विरोध का। न जयशंकर जी बोलते हैं, खैर वो तो नहीं बोल सकते, उनका सबका मालिक एक HMV सुना था ना बचपन में, हिज मास्टर्स वॉइस, तो वो तो वहीं की बात करेंगे, उनको छोड़िए।
मोदी जी भी उसी एचएमवी में शामिल, वो भी नहीं बोलते, और किसी मंत्री की हिम्मत होती नहीं बोलने की। आपसे अनऑफिशियली ये मंत्री मिलते हैं ना, हमसे आपसे कभी, तो खुलकर बोलते भी हैं धीरे धीरे कान में, सब गलत हो रहा है, वाकई गलत हो रहा है। उन मंत्रियों का दिल शायद देश के लिए धड़कता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते बोलने की। एआई का मैंने आपको बताया, और जो एक दूसरा वीजा है H1B वीजा, 2023 के लिए ट्रंप ने क्या सलाह दी कि जो आप वर्कर्स इंडिया से हायर कर रहे हो अपनी कंपनीज को, उसने सलाह दी कि साहब उनको मत हायर करो, पुट अमेरिका फर्स्ट। कोई आवाज नहीं आई यहां से। हमारे वर्कर्स को C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स में हथकड़ियां बांध के, पांव में बेड़ियां बांध के वापस हिंदुस्तान भेजा गया, कोई विरोध नहीं। जयशंकर जी कहते हैं ये तो वहां का नियम है, वहां तो होता है। ऐसे देश हैं जिन्होंने आवाज उठाई, ट्रंप को कहा कि आप हमारे नागरिकों को बेड़ियां नहीं पहना सकते, हम अपना प्लेन भेजेंगे, उसमें आप उनको रख के भेजिए। वो भी कमजोर देश माने जाते हैं, हम तो नहीं है कमजोर। हमने नहीं कहा, हमारे विदेश मंत्री ने जस्टिफाई किया कि ये कोई नई बात नहीं है। आप हमारे विदेश मंत्री हो या ट्रंप के स्पोक्सपर्सन हो, यही बात हम मोदी जी से पूछते हैं। आप हमारे प्रधानमंत्री हो क्या कंपनी के एजेंट हो जिसका मालिक ट्रंप है? ये कंपनी सरकार चल रही है, क्या चल रहा है ये? इस्लामाबाद का मैंने आपको बताया कैसे ये गलबैयां हो रही। आपको मैंने मनमोहन सिंह जी का एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल मैं आपको 1986 का दूंगा, जब वॉइस ऑफ अमेरिका का ट्रांसमीटर श्रीलंका में लगाने की बात हुई, इंडियन कोस्ट के बगल में। राजीव जी ने उसका विरोध किया और वो निर्णय वापस लेना पड़ा वॉइस ऑफ अमेरिका को, क्योंकि बहुत करीब हमारे आकर वो अपना ट्रांसमीटर लगा रहे थे। 1971 का मैंने आपको बताया। हैरानी की बात यह है कि INS देना, IRIS देना, जो हमारा मेहमान था, ईरान का युद्धपोत निहत्था था, उसके नौसैनिकों को अमेरिका ने इंडियन ओशन में हमारे आंगन में घुसकर मार डाला। जब अभी मोदी जी ट्रंप के साथ बैठे तो उसका भी विरोध नहीं किया। ये किस तरह की हमारी सरकार है, ये किस तरह के हमारे प्रधानमंत्री हैं कि एक के बाद एक इतने बड़े झटके हमें लगते हैं और हम वहां जाके इंस्टाग्राम में मेलोडी रील को लेकर खिलखिला रहे होते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। देखा था हमने, बड़ा अजीब अटपटा लगा, आप ही के किसी चैनल ने चलाया था। अब जब इन्होंने ये कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि मैं आपके देश की रक्षा करने आऊंगा जब कोई आक्रमण होगा, बशर्ते आप प्रधानमंत्री हो, हमारे मन में ये नहीं आया कि प्रधानमंत्री कौन होगा। हमने कहा कि हम आउटपोस्ट हैं क्या, अमेरिका की कॉलोनी है कि हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी? हमने कितने युद्ध खुद जीते हैं, अमेरिका की मदद नहीं मिली थी। अमेरिका तो उल्टी तरफ खड़ा था, पाकिस्तान की तरफ खड़ा था 71 में, तब हमने जाकर जीता। मोदी जी, ये वक्त था, ये मौका आया था, इतिहास ने आपको ये मौका दिया था कि ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर बात करते, ये सब सवाल उठाते। आपने सवाल नहीं उठाए। आप लाल आंख तो छोड़िए, आपकी दमकती त्वचा की तारीफ सुनकर आप शर्म से एकदम लाल हो गए। आपने कुछ नहीं बोला। बहुत शर्म आई हमें देखकर, पूरे देश को बहुत शर्म आई आपके सवाल। हाँ जी, सर मैं तेजपाल सिंह। सर सवाल ये, आ रही आवाज आ रही।
अमेरिका जो लगातार मार रहा है वो भारत के गरीब और मजदूर के बच्चे हैं, जैसे सेलर्स जो मारे या पहले मजदूर जो भेजे हैं बहुत बड़ी संख्या में बेड़ियां लाट करके। तो क्या भारत के लोगों को अभी अपना भाग्य मान लेना चाहिए कि अमेरिका जिसको चाहेगा उसको मार देगा? बात ये जो आप कह रहे हैं सही है कि हमारे यहाँ के गरीब नागरिक मारे जा रहे हैं। हमारे यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान, उनको भी वीजा रेस्ट्रिक्शंस हैं। वीजा रेस्ट्रिक्शंस ऐसी जो H1B एप्लीकेशन फीस थी $5,000 हुआ करती थी, उसको $1 लाख कर दिया। जो मार है वो चारों तरफ से हो रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरफ से हो रही है। $1 लाख जो आपको अमेरिका में नौकरी देगा उसको भरना होता है। तो 5,000 तक तो वो भर देता था आपके H1B वीजा के लिए, अब 1 लाख वो नहीं देना चाहता। तो नुकसान किसको हुआ? भारत के पढ़े लिखे नौजवान को हुआ। तो अमेरिका अपने दरवाजे, यहां तक कि अपनी खिड़कियां आपके लिए बंद कर रहा है और आप अपनी दीवारें गिरा रहे हो। आ जाओ साहब, आ जाओ, 500 बिलियन, हाँ हाँ हम खरीद लेंगे। क्या चाहिए आपको बताओ, बस हमारी तारीफ करते रहना। ये हालत है हमारी। और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ, इससे भारत को क्या कुछ हासिल होने वाला है? क्योंकि हार्मोज जब पूर्व की स्थिति में होगा और क्रूड ऑयल या फिर गैस की आवाजाही आसान होगी, तो पेट्रोल डीजल की कीमत का क्या होगा? क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी हैं, उन्होंने कहा इट विल टेक टाइम, जहाज वहां से आना है, लंबा प्रोसेस है, अभी फिलहाल कोई कटौती नहीं होगी प्राइस में। ना आपने उम्मीद कैसे कर ली कटौती होगी? मुझे एक उदाहरण दीजिए जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कम हुए हों और भारत सरकार ने कीमतें पेट्रोल और डीजल की कम की हो, या CNG की कम की हो, या LPG की कम की हो। एक बार जब कीमतें बढ़ जाती हैं ना, बहुत मुश्किल है इस सरकार के लिए खासतौर पे उन कीमतों को वापस लेना। जब रिकॉर्ड स्तर पे कम हुई थी अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रति बैरल, तब भी हमारे यहां पेट्रोल डीजल रिकॉर्ड स्तर पे ऊपर गया था। पड़ोसी मुल्क में कम किया, 22 रुपए अभी कम किया 10 दिन पहले, हमने नहीं किया। तो ये उम्मीद आप मत रखिए। हो सकता है कभी चुनाव आ रहा हो तो कभी एक लॉलीपॉप दे देंगे हमको कुछ दिनों के लिए, लेकिन वैसे नहीं करेंगे। इस जो पिछला राउंड हुआ असेंबली इलेक्शंस का, उसी दौरान राहुल जी ने, हमारे कांग्रेस पार्टी ने कह दिया था कि चुनाव खत्म होने दीजिए, कीमतें बढ़ेंगी, देखिए कैसे बढ़ी। सरकार में आएंगे, वोट कीजिए और हमारे मुद्दे उठाइए। आपके हाथ में है कीमतें कैसे कम होनी है, वो शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको। कीमतें कम इसी तरीके से होंगी। ये मुद्दे जो हम उठा रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, आप इनको एम्पलीफाई कीजिए, इनको हमें सपोर्ट कीजिए, देखिए हम सरकार में आके कैसे कीमतें कम करते हैं। Total failure of our diplomacy, undoubtedly failure of our diplomacy, because as I said, Dr. Manmohan Singh's government had successfully ensured that Pakistan is in the watch list, in the grey list of FATF, Sir, because of the funding of terrorism. But unfortunately, the Modi government could not do anything. With increasing clout of Pakistan, we did not do anything. We were unable to do anything, or we were not willing to do anything. I don't know. But today, as we speak, the bitter reality is this, that Pakistan brokered a deal between Iran and America. Pakistan is on the high table of negotiations between these countries, and we are nowhere. And when Jaishankar ji was asked this question, he said this is dalali. The same dalali Prime Minister Narendra Modi was allegedly doing between Ukraine and Russia. पापा ने वॉर रुकवा दी थी, तब वो दलाली नहीं थी, अभी दलाली है। sir, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने सफलतापूर्वक पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में ले आए थे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार का यह आलम है, विदेश नीति का यह आलम है कि पाकिस्तान कूटनीति की एक ऊंचे स्थान पर जाकर बैठ गया है और हमने बैठने दिया। वहां वो चौधरी बना हुआ है पूरे विश्व का।
और डील्स करा रहा है अमेरिका की ईरान के साथ, और हम बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के। जब जयशंकर जी को कहा कि साहब देखो पाकिस्तान वहां डील करा रहा है, तो बोले नहीं वो तो दलाली है। जयशंकर जी, हमने तब भी आपसे पूछा था, फिर पूछ रहे हैं कि जब मोदी जी के बारे में आप ही लोग प्रचलित करते थे, हमें तो नहीं मालूम सच क्या है, कि यूक्रेन और रशिया के बीच वो मध्यस्थता कर रहे हैं, तब क्या वो दलाली नहीं थी? Sir, you have been asking critical questions about this particular meet that happened. At the same time, Shashi Tharoor sir has, certainly praised the Prime Minister Narendra Modi and has said that he has forcefully conveyed his message about the sailors. So this. No, I haven't seen Dr. Tharoor's statement, but I have also not seen where is the force. Now there is a joint statement. Now in that joint statement, not the joint statement, sorry, MEA ka readout. There is a readout of Ministry of External Affairs on the G7 Modi-Trump meet. Is there a mention of India raising concerns over the deaths of 3 Indian sailors? No, I haven't seen it. Have you seen it? I'm sure Dr. Tharoor has also not seen it. Now, is there a mention of cross-border terrorism by Pakistan? I haven't heard it. I haven't seen it. I'm sure Dr. Tharoor has not seen it. Is there a mention refuting all the claims made by Donald Trump 120 times of a mediation between India and Pakistan by America? We haven't seen any such mention. I'm sure Dr. Tharoor has not seen it. Is there a mention of Iris Dena? I haven't seen it. So where is the force? What is the forceful claim made by, assertion made by Narendra Modi with Donald Trump? No, we are asking questions to Mr. Modi. I mean, that's more important. पवन सर, मेरे 2 सवाल हैं। एक, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर जो बातें कही, तो क्या आपको लगता है कि उनके इस विदेश दौरे की कुछ उपलब्धियां रही, या आपको लगता है कि नहीं फॉरेन? अरे साहब, आप कमाल कर रहे हो, आपने पूछ कैसे ली ये बात? इतनी तारीफ हो गई उनकी त्वचा की, आप कहते हैं उपलब्धि नहीं। फॉरेन पॉलिसी की सर बात। अरे फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी विक्ट्री है साहब, प्रधानमंत्री मोदी की चमड़ी की तारीफ हो गई, और आप कह रहे हैं कमाल है, छोटी बात है। ये मशरूम जो खाए जाते हैं या जो डायमंड फेशियल किए जाते हैं, कुछ तो लाभ हुआ उसका। ये फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी विक्ट्री मान लेनी चाहिए हमें, कि हमारे प्रधानमंत्री की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी चमड़ी की तारीफ हो गई। कि आपकी दमकती हुई त्वचा का राज क्या है मोदी जी? एक सवाल और पवन सर मेरा, कि कल नीट का दोबारा पेपर हो रहा है। उससे पहले, अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है कि नागपुर के एक बच्चे का वो जो सेंटर है वो आबू धाबी दिखा रहा था जब उसने अपना एडमिट कार्ड लोड किया है। तो उससे आपने देखा कि पिछली बार जब नीट पेपर लीक हुआ, सरकार ने बड़े लंबे चौड़े दावे किए, बहुत तैयारी हुई कि एयरफोर्स से पेपर जाएगा। हालांकि एनटीए ने सफाई दी है कि उनका एग्जाम सेंटर फिर दोबारा एलोकेट कर दिया गया। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप कि सही से हो पाए? उम्मीद करोगे साहब, क्या उम्मीद करोगे आप? रोज आत्महत्याएं हो रही हैं, क्या उम्मीद करोगे आप? लोगों की, नौजवान पीढ़ी की उम्मीदें खत्म हो रही हैं, उनके सपने टूट रहे हैं, उनका मन में भविष्य के प्रति आशंकाएं हैं, डर है, खौफ है। ऐसे में आप क्या उम्मीद करोगे एनटीए से या भारत सरकार से? हम भारत सरकार को जगाने के लिए, राहुल गांधी जी ने कोटा में संवाद किया जी। छात्रों के साथ, उसमें भी हमारे बीजेपी के सुधांशु जी को आपत्ति थी। कह रहे हैं साहब डिमोरलाइज कर रहे हैं। अरे हम आपको जगा रहे हैं, जाग जाते तो हमको नहीं करना पड़ता। अब ये कह रहे हैं दोबारा उनको सेंटर दे देंगे। ये हुआ क्यों, ये तो बताइए। कोई उम्मीद मत रखिए इन लोगों से आप। मैं आज आपको कह रहा हूं, अगर आज भी 12 साल बाद भी आप उम्मीद रखते हैं, हम रोज लेखा जोखा देते हैं इनका फॉरेन पॉलिसी का, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी का, उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी का, छात्रों के प्रति उनकी जो संवेदनहीनता है उसका, फिर आप क्या उम्मीद रखे बैठे हैं इनसे? मॉकरी कर रहे हैं साहब पूरे एग्जाम की। आप कह रहे हैं मॉक ड्रिल हो रही है। पूरा एग्जाम एक मॉकरी बना के रख दिया। 21 तारीख को योगा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और 21 तारीख को नीट का पेपर है। प्रधानमंत्री के लिए क्या महत्वपूर्ण है आप जानते हैं। इस सरकार के लिए इवेंट्स महत्वपूर्ण है, इस सरकार के लिए इवेंट मैनेजमेंट महत्वपूर्ण है। बच्चों का क्या है? फिर कह देंगे दोबारा हो जाएगा, तो क्या है उसमें? जी अनिल जी, मुस्कुरा रहे हैं आप। सैद्धांतिक सवाल है, क्या कांग्रेस से जनता उम्मीद रखे? कांग्रेस अकेला विपक्ष है,
बाकी विपक्ष को विपक्ष कहना भी बेईमानी है, क्योंकि सीधे और उल्टे तरीके से सारा विपक्ष कांग्रेस को छोड़ के मोदी के साथ 12 बरस रहा है। राहुल गांधी के अलावा कोई भी विपक्ष का नेता ये क्लेम नहीं कर सकता है कि उसने विपक्ष की भूमिका निभाई हो। हर इशू में ये लोग पार्लियामेंट से निकलकर भागे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, मायावती से लेकर समाजवादी पार्टी हो, ममता हो, समता हो, कोई भी पार्टी हो। तो आप क्या अकेले कांग्रेस से जनता उम्मीद रखे? देखिए, मैं विपक्ष के बाकी दलों पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हो सकता है कुछ लोगों की कुछ मजबूरियां हो सकता है कुछ और हो, वो छोड़िए। रही बात कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी की, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की, हमारे नेतृत्व की, तो हमारी परंपरा 140 साल पुरानी परंपरा है। हमारी परंपरा में जितना हम संकट में देश को पाते हैं, अपने आप को पाते हैं, उतना निखरते हैं। तो पूरी उम्मीद अगर इस देश में किसी को रखनी चाहिए तो कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से ही रखनी चाहिए, क्योंकि इतिहास साक्षी है। संकट में अगर कोई साथ देता है इस देश का, इस देश को संकट से बचाता है, तो मैं बहुत ह्यूमिलिटी के साथ कहूंगा कि वो कांग्रेस पार्टी है। दीपांकर भट्टाचार्य साहब चिट्ठी लिखे हैं खड़गे साहब को कि कांग्रेस पार्टी उनकी विश्वसनीयता पे शक न करें, उनके विधायकों पे शक न करें। रिजल्ट सबके सामने है, इन तूतू मैमे में फिर गठबंधन है कहां? वो अलग चीज है, वो अलग सवाल है, लेकिन ग्राउंड पे उनके एमएलएज ने क्या किया वो ग्राउंड पे सबको मालूम है। हो सकता है उनके नेता को नहीं मालूम होगा कि वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है वो सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, प्रत्येक राजनीतिक ऑब्जर्वर को मालूम है, पत्रकार को मालूम है, सबको मालूम है। सर, आरएसएस से रजिस्ट्रेशन की बात करना, कागज मांगना, आपको नहीं लगता कि आरएसएस से ऐसी बात करना आग से खेलने जैसा है? आग से खेलना? आरएसएस से सवाल पूछना आग से खेलना है? मतलब एक दलित, वो बोले कि एक दलित को इख्तियार नहीं है वो ऐसे नहीं, सवाल तो हमने सवाल उठाया कि रमेश, उनके जो एमपी हैं जिगा जनागी, उन्होंने प्रियांक खड़गे जी पर सवाल उठाया और कहा कि दलितों को आरएसएस की चिंता क्यों? दलितों को आरएसएस की चिंता नहीं है, उनको देश की चिंता है, जैसे हमको है, सबको है, देश की चिंता है। और ये इस सवाल में आरएसएस की असली मानसिकता सबके सामने आ गई। ये नारा क्या देते हैं आपको तो मालूम है, ये नारा एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान। असली में क्या मानसिकता है कि दलित कैसे सवाल, इनको दिक्कत और दुख इस बात का है, परेशानी इस बात की है कि एक दलित पढ़ लिख कर, टाई वाई पहनकर, अच्छे पद पर बैठकर, अपनी काबिलियत से पढ़ लिख कर आगे आया और सीधा सर ऊपर करके आरएसएस से सवाल पूछ रहा है, इनको दिक्कत इस बात की है। फिर उन्होंने ये भी कहा इस सांसद ने कि जो आरएसएस से सवाल पूछता है वो मिट जाता है, खत्म हो जाता है। बहुत ईमानदार आदमी है। हम तो 1948 में बापू की हत्या के बारे में सवाल पूछते ही हैं आरएसएस से। और इस देश में जितनी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज होती हैं, शक की सुई अक्सर आरएसएस के ऊपर क्यों जाती है, उसका जवाब इस सांसद महोदय ने, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने दे दिया। धमका रहे हो हमें, तो मतलब 48 में आप ही ने किया था। मतलब कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब यही है कि जो आरएसएस से सवाल पूछेगा वो खत्म हो जाएगा या मार दिया जाएगा, मर्डर हो जाएगा। क्या चाहते हो आप? तो आपने कहा आग से खेलने की बात, तो आग से खेलना हमें बड़ा पसंद है, हम आग से खेलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।